हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्न विज्ञान का अध्याय 5 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को समझाया है, वह आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब अपन पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या डोमिनार के तिरेक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। हाँ, डोमिनार के तिरेक है न्यूलैंड के अष्टक में भी पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तिरेक है, ये न्यूलैंड और अष्टक में भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है न्यूलैंड के डोमिनार के प्रश्न नंबर 2, डोमिनार के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो डोमिनार के वर्गीकरण की सीमाएं इस प्रकार हैं। केवल कुछ ही तत्वों को त्रिकों के रूप में रखा है। कुछ ही तत्व जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ ही तत्वों को अपन ने त्रिक के रूप में रखा है। सभी के बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु के औसत के बराबर नहीं था। मतलब जो कुछ के ऊपर कुछ कुछ ही तत्वों को अपन ने त्रिकों के ऊपर रखा, जिनका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु के औसत के बराबर था और अन्य का नहीं था। इसके अंतर्गत केवल 3 ही तत्वों का वर्ग बनाया गया था। ये इसकी डोमिनार के वर्गीकरण की सीमा है। तो ये प्रश्न भी बहुत पेपर में आता है। अगला प्रश्न है न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं इस प्रकार हैं। पहला है, यह पाया गया कि केवल कैल्शियम तक ही ये लागू होता है। इसके बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। मतलब कुछ ही तत्व, शुरू के कुछ तत्वों में ये नियम लागू हुआ था कि पहला तत्व 8वें तत्व से, दूसरा 9वें से, तीसरा 10वें से। तो लेकिन ये कुछ कैल्शियम तक ही लागू हुआ, उसके बाद लागू नहीं हुआ। असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया। न्यूलैंड ने कल्पना की प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई तत्व पाए गए जो अष्टक सिद्धांत से क्या मेल नहीं खाते। तो ये भी प्रश्न बच्चों पेपर में बहुत आता है, तो इसे भी आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। KCl, Si और बेरियम, है ना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र इस प्रकार हैं। के ऑक्साइड का सूत्र, के ऑक्साइड K2O। कैसे K2 है? क्योंकि के की जो वैलेंसी होती है 1 और O की होती है 2, है ना। तो O की 2 इधर चली जाएगी, के की 1 होती तो यहाँ चली जाएगी। तो सूत्र क्या बना? K2O। सी के ऑक्साइड का सूत्र है CO2। Al तीसरे ग्रुप के ऑक्साइड का सूत्र Al2O3। Si चौथे ग्रुप के ऑक्साइड का सूत्र है SiO2 और Ba दूसरे ग्रुप के ऑक्साइड का सूत्र है BaO। नेक्स्ट प्रश्न है गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन से तत्वों का पता चला जिसके लिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया? 2 उदाहरण दीजिए। ये भी आता है स्केडियम और जर्मेनियम, जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में स्थान छोड़ा था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार करने के जो मापदंड अपनाए वो इस प्रकार है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। किसने? मेंडलीव ने। परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, और जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान थे उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का भी अध्ययन किया। और उसने ये भी देखा कि समान रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। मतलब समान गुणधर्म, जो जिनके समान गुणधर्म है वो एक निश्चित समय के बाद फिर आ जाते हैं। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई जिसका प्रमुख सिद्धांत था तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। ये मेन बात है कि जो माने जो मेंडलीव ने बस यही कहा था कि जो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, चाहे भौतिक और रासायनिक गुण, वो परमाणु द्रव्यमान के कैसे होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। ठीक है। फिर अगला, लेकिन बस मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पर फोकस किया और जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है। परिभाषा वही है। आपके अनुसार उत्कृष्ट नोबल गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? तो उत्कृष्ट नोबल गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन गैसों के बारे में हमें देर से पता चला। ये अक्रिय गैसें हैं, इनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है।
लेकिन बाद में जब इन गैसों के बारे में पता चला तो पिछली अवस्था को छेड़े बिना इन्हें नए समूह में रखा गया। मतलब जो उत्कृष्ट नोबल गैसें थीं, जो अक्रिय नोबल गैसें थीं, इन्हें अलग समूह में इसलिए रखा गया कि उन गैसों के बारे में हमें देर से पता चला, और देर से, क्योंकि ये कैसी थी, निष्क्रिय थी, उनकी जो मात्रा थी वायुमंडल में कैसी थी, बहुत कम थी, और निष्क्रिय अवस्था में थी बहुत कम, इसलिए इनको हमने अलग रखा। और जब हमें इन गैसों के बारे में पता चला तो हमने जो अपनी पहली पिछली व्यवस्था थी उसको छेड़े बिना इन्हें हमने अलग समूह में रख दिया। तो ये प्रश्न भी बहुत आता है। बच्चों पहले मेरे पेज वाइज समझाएं, क्योंकि आपके प्रत्येक पेज पर प्रश्न दिए हैं, तो उस पेज के आधार पर मैंने प्रश्नों को समझाया। पेज नंबर अपन 100 के प्रश्न, अभी अपन ने 91 के पेज समझा, 94, अब ये पेज नंबर 100 का प्रश्न। पेज नंबर 100 पे जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा, तो ये प्रश्न बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। जो बात मैंने पहले ही बता दी आपको कि मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक, ये दोनों का ये मेन अंतर है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी को दोषों को दूर किया गया, जो इस प्रकार है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार माना गया तत्वों के गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे कोबाल्ट, निकेल जैसे तत्वों को उचित स्थान पर रखा गया जिनके गुण एक समान हैं। इस आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को वर्गीकृत किया गया और असंगत तत्वों को एक ही ग्रुप में पाए जाने की समस्या का समाधान हो गया। नई आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान देने की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। उत्कृष्ट गैसों को उसकी सक्रियता के आधार पर आधुनिक सारणी में उचित स्थान दिया गया। तो ये मेन पॉइंट है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ये प्रश्न बहुत आता है, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। फिर अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता को दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखे, वो आपके चयन का आधार क्या है? तो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया से दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम इस प्रकार हैं, कैल्शियम और बेरियम। उपयुक्त दोनों तत्व एक ही ग्रुप से संबंधित है। सभी तत्वों की संयुक्ता 2 है, सभी के ऑक्साइड RO है, सभी का हाइड्राइड क्या है? RH2। ठीक है, अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, के नाम बताना है। क्या है? 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो 3 तत्वों का नाम इस प्रकार है, जिसके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। सोडियम का जैसे मैंने सोडियम का जैसे अपन बात करते हैं, ये सोडियम है, सोडियम का होता है 11। तो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन कैसे है कि पहली कक्ष में 2 है, दूसरी कक्ष में 8 और 8 और 2 10 और 1 बचा, तो लास्ट वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार अपन सभी के निकाल सकते हैं। तो 3 तत्व जिनके सबसे भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 तत्व जिनके सबसे भारी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो 2 तत्व जिनके भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। 3 तत्व जिनके भारी कोश पूर्ण है, तो हीलियम, आर्गन और क्रिप्टॉन। तो बच्चों जब आधुनिक आवर्त सारणी है वो आप याद कर लोगे कि पहले समूह में कितने हैं, दूसरे समूह में, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट तत्वों का अध्याय 5 का प्रश्न नंबर 4 है। अपन पढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? तो अपन उत्तर पढ़ेंगे। इन तत्वों के परमाणु में समानता है। कैसे? सभी एक परमाणिक तत्व है, मतलब एक परमाणिक तत्व है, सभी तत्वों के भारी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, सभी धातु हैं और सभी के ऑक्साइड हाइड्राइड का सूत्र RO2 और RH। ठीक है, RO2 और RH। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन एक अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम, इनके परमाणुओं में कोई समानता है? हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की जो अभिक्रियाशीलता है जो है अत्यंत कम है, क्योंकि इन तत्वों के परमाणुओं में समानता है और भारी कक्ष जो होते हैं इनके पूर्णतः भरे होते हैं। मतलब जो जिनके भारी कक्ष पूर्णतः, मतलब जैसे पहली कक्ष में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 हो, तो ये पूर्णतः भरे हुए हैं, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन न लेने की आवश्यकता है ना देने की आवश्यकता है, तो ये पूर्णतः भरे होते हैं। तो इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है, क्रिया करने की क्षमता, वो बहुत कम होती है। फिर प्रश्न नंबर अपन 5 पे आते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो आधुनिक आवर्त में पहले 10 तत्वों में लिथियम और बेरिलियम धातुएं हैं। आवर्त सारणी में अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में इनके स्थान पर इनमें से किन तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता? ये तत्व दिए हैं, इनमें सबसे अधिक किसमें? तो बेरिलियम है, क्योंकि दिए गए तत्व बेरिलियम आवर्त सारणी में बाएं से बाएं हाथ की ओर है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं, अभ्यास के प्रश्न है जी, आपकी जो एक्सरसाइज के जो बाद के प्रश्न है उन पे आ गए अपन। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बाएं से ओर जाने पर आवर्त सारणी में बाएं से अपन कहाँ जा रहे हैं? दाएं की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होता है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग उनका जो होता है ना आवेश, ये जो भारी कोश में जो संख्या होती है वो बढ़ती चली जाती है, इस कारण ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु प्रगति घटती है, संयुक्ता की इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं अत्यधिक अम्लीय होते हैं। बच्चों ये वाला प्रश्न इस तरीके से बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, आप इससे पहले वाला वीडियो देखना जिसमें मैंने आधुनिक आवर्त सारणी समझाई है पार्ट 2, तो उससे आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु हो आसानी से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। अगला है प्रश्न, तत्व XHCl2 वाला एक क्लोराइड बनाता है, एक क्लोराइड बनाता है, और ये जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में तत्व किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ये मैग्नीशियम समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व में 2 कोष हैं और जो दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हैं? तो नियोन तत्व है जिसमें 2 कोष हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हुए, पूर्ण मतलब भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका है? 2 8 2, मतलब 2 8 2 8 और 2 10 और 2 12, तो किसका है? ये मैग्नीशियम का है। फिर कुल 3 कोष हैं जिसके संयुक्ता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसकी जो संयोजकता है 4 है और कोष कितने हैं? 3, तो ये सिलिकॉन है। फिर कुल 2 कोष हैं जिसके संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी है? 3, तो बोरॉन है जिसमें 2 कोष हैं और संयुक्ता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर अगला है, दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है, माने दूसरे कोष से पहले कोष में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस में है? कार्बन, जिसमें दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन का जो वैलेंसी होती है 6 होती है, तो पहले कोष में 2 और दूसरे कक्षा में 4, तो पहले कोष से दूसरे कोष में दुगने हैं कि नहीं है? जिसमें दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने, तो पहले कोष से दुगने हुए 4, तो ये कार्बन। तो बच्चों ये आपको आधुनिक आवर्त सारणी बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगी, तब आप इस तरीके के प्रश्न हल कर सकते हैं। तो वो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 2 वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपका देखेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में के बोरॉन के स्तंभ में सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? आवर्त सारणी फ्लोरीन के स्तंभ में सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? तो अपन प्रश्न आंसर पढ़ते हैं कि बोरॉन जो होता है तीसरे ग्रुप से संबंधित है, तीसरे ग्रुप के तत्वों के गुण निम्नलिखित समानता है। क्या समानता है? सभी तत्वों की संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, ठीक है। सभी के जो ऑक्साइड हैं R2O3 है, सभी के जो हाइड्राइड है RH3 है, सभी तत्वों की संयोजकता वैलेंसी 3 है। तो बोरॉन का जो तीसरा ग्रुप है इन सब में ये समानता है, ठीक है। आवर्त सारणी है फ्लोरीन के स्तंभ में सभी तत्वों में निम्न गुणधर्म समान है। क्या है? सभी तत्वों की संयोजकता 1 है, सभी तत्वों के भारी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से ये क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये बच्चों जितने भी ये प्रश्न में बेर यही कह रही हूँ, आपको आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत अच्छी तरीके से समझना और याद करना पड़ेगा कि पहले ग्रुप में कितने हैं, दूसरे ग्रुप में कितने हैं, तो जिस कारण ये प्रश्न फिर आपको रखना नहीं पड़ेंगे। फिर अगला प्रश्न नंबर 5 है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 8 7, 8 और 2 10 17 है। समझ में आ गया? इस तत्व की परमाणु संख्या क्या? तो परमाणु संख्या मैंने निकाला, अपन तीनों को प्लस कर देंगे, इस तत्व की परमाणु संख्या 2 8 7 जोड़ेंगे तो 17 है, ठीक है। निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्टक में दी। अब बताओ किससे इसकी समानता होगी? इससे, 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 है ना। तो इससे होगी कि कुछ समानता होगी, क्योंकि F9 के भारी कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व का रासायनिक गुण उसकी संयोजकता पर ही निर्भर करता है। मतलब F जो 9 है,
इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे 9 है तो पहले में 2 और दूसरे में 7, और इसके बाहरी कोश में भी 7 है, तो इससे ज़्यादा समानता। और इस टाइप के और भी प्रश्न आएंगे तो अपन यही देखेंगे, अगर बाहरी कक्षों की संख्या अगर एक दूसरे से मैच कर रही है तो उसके गुण भी समान होंगे। तो आप इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में 3 तत्व की स्थिति इस प्रकार है, समूह 16, समूह 17। ये टेबल दी है। अब बताइए ये धातु है या धातु है, तो ये अपन को भरना है। तो ये भी आपको आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर ही भरना पड़ेगा। तो अपन इसको करते हैं। ये धातु या अधातु है, तो तत्व ए ग्रुप 17 से संबंधित है जो आवर्त सारणी में दाएं तरफ है, अतः ये अधातु है। ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम है, ए की अपेक्षा सी, तो तत्व सी ए की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है क्योंकि ये समूह में नीचे की ओर जा रहा है। मतलब जो ए की अपेक्षा सी, तो तत्व सी ए की अपेक्षा कम क्रियाशील है। क्यों है? क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर जा रहा है तो ये कम क्रियाशील है। तत्व सी का आकार 20 से छोटा होगा। सी का आकार 20 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो तत्व सी का आकार 20 से कैसा होगा? छोटा का, क्योंकि सी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का आकार कम होता जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके परमाणु का आकार कम हो जाता है। मतलब इनका जो आवेश है, नाभिकीय आवेश कैसा होता है? बढ़ता जाता है। मतलब संयोजकता होती है जो बाएं से दाएं ओर जाने पर कैसी होती है? बढ़ती जाती है। तो बढ़ती जाती है तो नाभिकीय जो आवेश है वो बढ़ता जाता है, जिससे आकार जो होता है वो छोटा होता है। और ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है कि किसी में एक कक्षा, दूसरी कक्षा, ऊपर से नीचे आने पर कक्षाएँ बढ़ती हैं। ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो कैसी कक्षा? पहली में एक कक्षा, दूसरी में 2, फिर तीसरी में 3, तो इस तरह कक्षा 2 आकार बढ़ता कब? ऊपर से नीचे जाने पर। और बाएं से दाएं जाने पर अब आवेश बढ़ता है तो उनका आकार जो होता है छोटा हो जाता है। फिर अगला है तत्व ए ऋणायन बनाएगा क्योंकि वह अधातु। तो ये भी बच्चों आपको आधुनिक आवर्त सारणी, मैं बेर बेर यही कह रही हूँ, आप आधुनिक आवर्त सारणी अगर अच्छे समझेंगे तो ये प्रश्न आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर प्रश्न नंबर 7 है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, फास्फोरस की 15 आवर्त सारणी के समूह 15 का तत्व है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लीजिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक विद्युत होगा, क्यों? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-5 है, जबकि फास्फोरस का 2-8-5 है। नाइट्रोजन फास्फोरस अधिक ऋण विद्युत होगा क्योंकि हम जानते हैं एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों में ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि इसमें 2 कक्षाएँ हैं नाइट्रोजन में कितनी कक्षाएँ हैं? 2, 1 और 2। पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 5, और इसमें पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8 और तीसरी में 5, इसमें 3 कक्षा, इसमें 2। तो ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा तो बढ़ रही है, तो कक्षा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? नाभिक से दूर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को में ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है। फिर अगला है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? तो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षा के LM आदि व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी तत्व के विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति हम बता सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-5 होगा, तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो यह तत्व 5वें समूह में स्थित होगा। और इलेक्ट्रॉन विन्यास में कितनी कक्षाएँ? 2 और 5। पहली कक्षा में 2 और 5, दूसरी में 5, तो यह दूसरे आवर्त में होगा। इसी प्रकार किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर हम आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसमें 2 कक्षा है, तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये 5वें समूह में स्थित है। और इलेक्ट्रॉन विन्यास में कितनी कक्षाएँ हैं? तो दूसरे आवर्त है। मतलब अपन इससे समझ जाएंगे, लास्ट में अगर चौथा है तो चौथा समूह, 3 है तो तीसरे समूह में, है ना। और कितनी कक्षाएँ उसके आधार पर अपन आवर्त बता सकते हैं। तो ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं। मतलब अपन कक्षाओं के आधार पर आवर्त बताएंगे और लास्ट बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर अपन क्या बता सकते हैं? समूह बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम जो है परमाणु संख्या 20 है के चारों ओर 12, 19, 21, 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण कैल्शियम के समान है?
तो आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम की चारों ओर 12, 19, 21, 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से सिर्फ परमाणु संख्या 19 और 21 वाले तत्व के भौतिक गुण ही कैल्शियम के समान होंगे, क्योंकि इनका द्रव्यमान कैल्शियम के द्रव्यमान के समान है, और द्रव्यमान समान होने पर भौतिक गुण भी समान होते हैं। इनमें से सिर्फ परमाणु संख्या 12 तथा 38 वाले तत्वों के रासायनिक गुण ही कैल्शियम के समान होंगे। कैल्शियम के समूह में और कैल्शियम में उपस्थित संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन तत्वों के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होगी। ठीक है, मतलब जो इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है कैल्शियम के समान है, क्योंकि इनकी जो भारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं भारी कक्ष में, तो वो सभी में होंगे, तो सभी के भौतिक और जो रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे, समान होंगे। अपन ने पहले ही पढ़ा कि जिनके भारी कक्ष में अगर 5 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के भारी कक्ष में भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में समान होंगे। फिर अगला है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडेलीव की आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना करना है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के फलन होते हैं, और आधुनिक में परमाणु क्रमांक। तो इस सारणी में 8 समूह और 6 आवर्त हैं। तो इसमें क्या कमी है, प्रश्न बहुत आता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को इसकी सारणी उचित स्थान नहीं दिया गया, सम स्थानों को भी सही ढंग से इसमें व्यवस्थित नहीं किया गया। तीसरी समस्या, एक ही समस्या ये थी, जब एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर हम बढ़ते थे तो उनका परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। ये अनुमान लगाना कठिन हो जाता कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते। एक कमी ये भी थी इसकी मेंडेलीव की आवर्त सारणी। और जबकि इसके विपरीत जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते थे। इस सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त बनाए गए। कुछ तत्व जैसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए अलग से स्थान भी दिया गया, और एक्सीलेंस गैसों के अक्रिय व्यवहार को देखते हुए उन्हें भी एक उचित स्थान दिया गया। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हुए मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कई सुधार थे। तो ये प्रश्न बहुत आता है, ये लास्ट वाला प्रश्न। तो बच्चों, एक आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं थी, मेंडेलीव आवर्त सारणी में क्या कमी थी, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। ये प्रश्न बहुत आता है, और आप आधुनिक आवर्त सारणी को तो जितना अच्छा समझोगे कौन सा समूह में कौन सा तत्व है, कौन से आवर्त में, तो इससे आपको ये प्रश्न आपके कई हल हो सकेंगे। आपको इसमें जो भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।